नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम टीआरई सेकेंड फेज में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये ज्योग्राफी सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुकी है, वीडियो अपलोडेड है, आप टीआरई 2 की प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं। उसी तरह से टीआरई 1 की भी सारी वीडियोज अपलोडेड हैं, आप वो प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए। टीआरई 2 की प्लेलिस्ट पे काम चल रहा है, कुछ वीडियोज आ चुकी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ही आने वाली हैं। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। ज्योग्राफी की जो वीडियोस हैं वो पार्ट्स में आएंगे। इस सेकंड पार्ट का वीडियो शुरू करते हैं। टीआरई में पूछा गया क्वेश्चंस कौन कौन सा था, तो देखिए पहला प्रश्न है द सन इज ए, ऑप्शन ए है येलो स्टार, बी रेड स्टार, सी व्हाइट स्टार, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। देखिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है, येलो स्टार है। और हाँ, ये सारे के सारे आंसर्स हम ऑफिशियल आंसर की से दे रहे हैं, तो आप ऑथेंटिसिटी की कोई टेंशन मत लीजिएगा, सारे आंसर्स बिल्कुल ही ऑथेंटिक हैं। ये एनसीईआरटी से आया क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल, नॉट बिग कॉन्सेप्ट टू बी टॉट हियर। अगला प्रश्न है हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। ग्लोब पे 1 डिग्री के इंटरवल पे ड्रॉ करने पे कितने लैटिट्यूड्स हैं? ऑप्शन है 179, 180, 181। देखिए 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ तो हम सबको पता है ना। तो ऐसे नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, 90-90 जोड़ देंगे 180 और इक्वेटर का जो 1 जोड़ लेंगे। तो फर्स्ट करिए, ये हमारा अर्थ है, दिस इज द इक्वेटर 0 डिग्रीज, और ये लैटिट्यूड्स है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और 90 डिग्रीज नॉर्थ तक जाता है और वैसे 90 डिग्रीज साउथ तक जाता है। बट यहाँ पे क्या चीज है ना, अक्सर लोग 181 या 180 आंसर करके आ जाएंगे, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 179। वो बताती हूँ कैसे। इमेजिन करिए कि आपका सदर्न पोल का आप व्यू ले रहे हैं, अर्थ का, या नॉर्दर्न पोल कोई भी एक मान लीजिए। तो ये जो पोल का ये पॉइंट है, द पोल इटसेल्फ, ये एक पॉइंट है। तो जब हम 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करते हैं, 90 डिग्रीज टू द इक्वेटर, ये कोई लैटिट्यूड नहीं है, इट्स अ पॉइंट। तो जब हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, वो टोटल हम 89 ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इक्वेटर के बाद से 89 होते हैं, वैसे साउथ में भी 89 होते हैं। जो 90th वाला है वो एक पॉइंट है, दैट इज नॉट अ लैटिट्यूड। तो आपको 2 घटाने होंगे, तो ऊपर 90 नहीं, ऊपर 89, ऊपर से 1 घटा दीजिए, और नीचे 90 नहीं, नीचे 89 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है। तो 89 जोड़िए और उसमें फिर एक इक्वेटर का जोड़ दीजिए, तो कितना बनता है? 89 नॉर्थ में, 89 साउथ में, और एक इक्वेटर का जोड़ेंगे 179 टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम इतने लैटिट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, फिर मैं बता देती हूँ कि कोसी प्लेन की एवरेज हाइट पूछ रहे हैं मीन सी लेवल से। आंसर है 30 मीटर। ये दोनों बहुत ज़्यादा है प्लेन के लिए, इतनी हाइट का नहीं होता है प्लेन, ठीक है। तो 30 मीटर है इसका सही जवाब। ऑल्दो ये वीडियो एक वीडियो में कवर्ड है, बिहार स्पेशल के लिए, जो बिहार करंट अफेयर्स के लिए वीडियो आई हुई है एक, हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जाकर के देख सकते हैं। टीआरई सेकंड फेज के जितने भी प्रश्न हैं उनमें से आपको ये मिल जाएगा बिहार स्पेशल वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स व्हिच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ मैन। मैन का ओरिजिन प्लेस क्या है? तो ऑप्शन ए है रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, बी सेंट्रल एशिया, सी यरूशलेम, डी मोर एंड ई नन। तो द करेक्ट आंसर इज ए, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। काफी लोगों को पता ही होगा, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही है, बाहर नहीं है कहीं से। देखिए अफ्रीका को ना क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलता है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब पालना वो जहाँ पे छोटा बच्चा खेलता है ना। मतलब बच्चा जहाँ पे जन्म लिया वही तो उसका पालना होगा, जहाँ से वो निकलेगा, आगे मनुष्य बनेगा और अपनी जिंदगी जिएगा और डेवलपमेंट करेगा। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन का पालना है अफ्रीका। तो यही वो ओरिजिन प्लेस है, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली एथियोपिया, कीनिया, तंजानिया, वहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के और दूसरे ह्यूमन एंसेस्टर्स के। तो इस वजह से ये हमारा ओरिजिन प्लेस ऑफ मैन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द कल्चर कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 कम्युनिटीज इज कॉल्ड। 2 कम्युनिटीज के बीच के कल्चर कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं? प्रश्न के ऑप्शंस हैं एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, कल्चरल रियान एंड मोर एंड नन भी है। तो इसका सही उत्तर है एकल्चरेशन। जब भी 2 कम्युनिटीज आ जाएं, मतलब एक ये और ये, इनके बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज का, ठीक है, ट्रेडिशंस का, गुड्स का, किसी भी चीज का कल्चरल कॉन्टैक्ट जब डेवलप हो रहा है 2 अलग अलग, ए और बी में नाम दे देती हूँ, कल्चर्स के बीच में, तो वो एकल्चरेशन होता है। वही एनकल्चरेशन वो हो गया जो कि हम और आप करवाते हैं
हमारे आपका जन्म के बाद होता है, एज इन वी आर बॉर्न, और फिर हम अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, अपने आसपास के लोगों से हमारे खुद के कल्चर को जानते हैं। आप मान लीजिए अगर बिहार से हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों को देख करके, दोस्तों को देख करके अपना कल्चर समझ में आया होगा, सारे तौर तरीके समझ में आए होंगे। ये प्रोसेस, अपने खुद के कल्चर को समझने के प्रोसेस को एनकल्चरेशन कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग वंस ओन कल्चर, लर्निंग वंस ओन कल्चर, एंड एनकल्चरेशन इज अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद अदर्स कल्चर। ठीक है, डिफरेंस आप याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी इसको। और कल्चरल रियल्म जो है ना, वो एक जोग्राफिकल फिनोमेना है, ये कह सकते हैं कि जोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे कल्चरल होमोजेनिटी एक्सपीरियंस की जाती है। कहीं भी कोई भी कल्चरली होमोजेनस जोग्राफी को आप कल्चरल रियल्म कहते हैं। जैसे कि एक ज़िले के अंदर वहाँ के लोगों के तौर तरीके दूसरे ज़िले के लोगों के तौर तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। प्रोबेबली एक कॉलोनी के अंदर, जैसे कि गांव, विलेज एक कल्चरल रियल्म है। जिस तरह से लोग गांव में जीते हैं और अर्बन एरियाज और सिटीज़, वो एक अलग कल्चरल रियल्म है। ये इन दोनों के जीने के तौर तरीके, इनके वेज ऑफ लाइफ से एक दूसरे को अलग करता है। ऑल्दो विलेजेस के अंदर एक होमोजेनिटी है, इनके जीने के तरीके जो विलेज के लोगों के होंगे वो सिमिलर होंगे टू ईच अदर, इसलिए एक ही कल्चरल रियल्म हो गया। उस तरह से सिटीज़ में होता है। ठीक है, तो मैं बस एक एग्जांपल दे दी ताकि आपको आगे क्वेश्चन आए इससे तो क्लियर रहेगा। ये प्रश्न भी वहीं से है, दूसरे वीडियो में डील किया हुआ है कि बरौनी ऑयल रिफाइनरी प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है। बेगूसराय इसका उत्तर होगा, आप वहाँ पर जाकर के इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, मैं नेशनल ज्योग्राफी के उनको यहाँ पे हैंडल कर रही हूँ। बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चन अलग से किए हुए हैं। टेरी डैम प्रोजेक्ट, टेरी डैम प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन है कि किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए दिया हुआ डिटर्मिनिज्म, बी है पॉसिबिलिज्म, सी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। तो देखिए इसका सही आंसर है पॉसिबिलिज्म, डैम। तो जो भी डैम्स कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, नेचर के ऊपर जब ह्यूमन अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो है पॉसिबिलिज्म। जब ह्यूमन मैनिपुलेट मनूवर कर रहा है नेचर को अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, वो है पॉसिबिलिज्म। और जब नेचर डिटरमाइन कर रही है कि ह्यूमन की लाइफ कैसी होगी, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, किसी फ्लड्स के थ्रू, हैवॉक के थ्रू, ड्रॉट आ गया, क्लाइमेट, ये सारी की सारी चीज़ें डिटर्मिनिज्म के अंदर आ जाती हैं। मतलब जब नेचर अपने हिसाब से ह्यूमन की लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, उसको मैनिपुलेट मैन्यूवर करे, वो हो गया डिटर्मिनिज्म। नेचर डिटरमाइंस व्हाट्स गोना हैपन। एंड पॉसिबिलिज्म व्हेन ह्यूमन डिसाइड्स, व्हेन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ हिज कैलकुलेशन, स्टेटिस्टिक्स, इन सब की मदद से कुछ करके अपनी इंजीनियरिंग वगैरह लगा करके नेचर के अंदर चेंज लाता है अपने फायदे के लिए, उसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक ढूंढा हुआ भी था स्पेसिफिक डेफिनेशन, ताकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, आगे कभी प्रश्न आए तो परेशानी ना हो। देखिए, पॉसिबिलिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एनी सिचुएशन वेयर ह्यूमंस कॉन्कर द एनवायरनमेंट, सच एज थ्रू बिल्डिंग रोड्स, थ्रू एरिड लैंड्स और एस्टैब्लिशिंग रेडिकल सेटलमेंट्स इन हॉस्पिटलेबल कंडीशंस। ऐसे कंडीशंस जहाँ पे रहना बड़ा ही मुश्किल है, आप डैम्स बना लेते हो, आप ब्रिजेस बना लेते हो, आप कनाल्स बना लेते हो, आप इंटरलिंकिंग को रिवर्स कर लेते हो, ये सारा जो है आपका पॉसिबिलिज्म वाला फ्रंट हो गया। वैसे ही डिटर्मिनिज्म होता है, एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वुड बी एनी क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल हिंड्रेंस टू द ह्यूमन सच एज डिजर्ट और माउंटेन। ठीक है, ह्यूमन के लिए कोई भी जोग्राफिकल हिंड्रेंस को आप एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी करनी होगी, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, विच आई डोंट वांट टू डू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन उड़ीसा। उड़ीसा में किसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन का नाम दिया गया है, या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन को किस नाम से जानते हैं उड़ीसा में? तो पोडू है, पिंडा है, बेवर है, ये ऑप्शंस हैं। देखिए, शिफ्टिंग कल्टिवेशन बहुत ही हॉट क्वेश्चन रहा है, मल्टीपल टाइम इसे PYQs आ चुके हैं, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ना आपको लोकल इंडियन नेम्स भी पता होना चाहिए अलग अलग जगह, साथ में इंटरनेशनल भी। ठीक है, जैसे कि लैटिन अमेरिका में क्या बोलते हैं, श्रीलंका में क्या बोलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है ना, इसमें गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है पोडू। उड़ीसा में पोडू कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन को। वैसे MP में भी पोडू कहते हैं। ठीक है, कई बार MP में पेंडा कहते हैं, ये पेंडा दिया हुआ है, MP में बाइगा ट्राइब बोलता है पेंडा। तो ये ना कुछ कुछ डिपेंड करता है, माफ़ करिएगा, सॉरी, ये बेवार जो है ना, ये बाइगा ट्राइब रेफर करते हैं बेवार के नाम से, बाइगास MP के।
वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैवार बोलते हैं। वैसे ओडिशा के लोग जो हैं वो पोडो बोलते हैं, ठीक है। और पेंडा जो है ये भी एमपी के दूसरे लोग अदर देन बैगा ट्राइब्स वो इस नाम से जानते हैं। फिर वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पे कुमारी बोलते हैं। बहुत सारा है, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट देखी हुई है, ये देखिए आप देख सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। ओडिशा में और कौन से नामों से जाना जाता है, कमन, विंगा, धाबी। हो सकता है पोडू के अलावा आपको और नाम पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ओडिशा के अलावा आंध्र प्रदेश में भी पोडू बोलते हैं। साउथ के स्टेट्स में इसको जारा और अर्का बोलते हैं। राजस्थान में इसको बत्रा बोलते हैं, ठीक है। बस्तर में इसको दीपा बोलते हैं। बुंदेलखंड में विवार एंड दहियार, और वेस्टर्न घाट्स में इसको कुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमारी। तो आपने ये देख लिया, छोटी सी लिस्ट थी, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, योर चॉइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। टेंट्स ऑफ नोमैड्स इन बलूचिस्तान इज कॉल्ड। बलूचिस्तान में नोमैड्स के टेंट्स को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है किगाशी, बी कुलोंग, सी क्लूफ, डी मोर इनन। तो इसको कहते हैं ए, किगाशी कहते हैं, ठीक है। टेंट्स को किगाशी कहते हैं। बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन, अगेन कुछ ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। अब देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। अगेन ये क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल में डील किया हुआ, यहाँ पे नहीं करूँगी। आंसर आपको पता चाहिए कि भागलपुर में सबसे ज़्यादा सिल्क होती है, की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन मैन लैंड रेशियो, ऑप्शन ए डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मैन लैंड रेशियो पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ मैन अपॉन लैंड। तो जितने भी लोग हैं उनमें ज़मीन बांटी जा रही है। जितने ज़्यादा लोग होंगे पर पर्सन उतनी कम ज़मीन अवेलेबल होगी, है कि नहीं? और जितने कम लोग होंगे उतनी ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल होगी। तो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब आबादी घटने के साथ, मैन को घटने के साथ मैन लैंड रेशियो का क्या होगा? ऑफ कोर्स जितने कम लोग होंगे, जितनी कम आबादी होगी, उतने ज़्यादा लोगों के पास लैंड होगा। सो इट विल इंक्रीज विद द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ना, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कंजेस्शन हो रहा है, लोगों के पास ज़मीन की अवेलेबिलिटी कम है, तो आबादी घटने से ज़मीन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और फिर अगेन ये बिहार से है कि ये क्वेश्चन दूसरे वीडियो में डील किया हुआ है, इसको हम आगे बाद में देखेंगे। द टाइप ऑफ रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर कॉल्ड। तो जिन रॉक्स में फॉसिल मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक है, फिर इग्नियस है। तो आपको पता होगा इग्नियस जो है वो तो लावा है, जो कि मॉल्टन लावा अब जम चुका है, अब वो कूल डाउन हो चुका है। तो उस लावा के अंदर तो फॉसिल्स मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना गर्म होता है लावा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, उसमें जल जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर फॉसिल्स मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत साल प्रेशर और बहुत साल हीट से सब्जेक्ट होने के बाद किसी भी रॉक के ऊपर जब बहुत सालों तक बहुत ज़्यादा प्रेशर हीट पड़ती है तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है, उसका नेचर पूरा का पूरा बदल जाता है। पर वो रॉक जो अपने फॉर्म में रह जाती है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक। तो एक्सक्यूज मी, जो रिवर सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं वो सारे सेडिमेंट्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो एक रॉक डेवलप होती है, उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। उन्हीं सेडिमेंट्स में वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें अवेलेबल होंगी, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उन सब के अवशेष वैसे के वैसे रह जाते हैं। और इसी रॉक से हमको मिलती है फ्यूल, जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया और दूसरे भी फ्यूल्स हमें सेडिमेंट्री डिपॉजिट से ही मिलती हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स जहाँ अवेलेबल होंगे, फॉसिल्स जहाँ अवेलेबल होंगे, इससे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो फॉसिल्स कौन से टाइप के रॉक में होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सबो लेक्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए ग्लेशियर्स, बी रिवर वैलीज, सी डेजर्ट्स। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये रिवर वैलीज में मिलता है। ऑफ कोर्स ये मतलब बहुत बाद में जाकर के रिवर वैलीज में, जब हम प्लेन्स में जाते हैं तो हमें ऑक्सबो लेक्स मिलते हैं। इस तरह का शेप होता है, ठीक है, इस तरह के शेप को ऑक्सबो लेक कहते हैं, मतलब गाय के खुर का शेप। ये मियांडरिंग की वजह से क्रिएट होती है इस तरह की लेक्स। फाइन, ये यहाँ पे पानी बह रहा है, दिस इज, ये प्लेन्स में, लोअर प्लेन्स में, गंगा में, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इस एरिया में आपको ये वाले लेक्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये प्रश्न फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगेन इट्स नॉट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। वर्ल्ड वाटर डे पूछ रहा है जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, ये दूसरे वीडियो में डिस्कस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, होम स्टेट ऑफ वन हॉर्न्ड राइनो इज। वन हॉर्न्ड राइनो का होम स्टेट क्या है? ऑप्शन है गुजरात, केरला, आसाम। ऑफ कोर्स हमें सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में जो है यही है होम स्टेट वन हॉर्न्ड राइनो का। ठीक है, इसका स्टेटस आप देख लेना एक बारी, वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट तो है नहीं ऑफ कोर्स, आई थिंक दिस इज इंडेंजर्ड, बट यू नीड टू लुक एट इट थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, क्योंकि एक बार किसी टॉपिक से क्वेश्चन बना तो चांसेस होते हैं उसको रिपीट होने के किसी अलग फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इज। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन है अफ्रीका, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स भी यहीं पर है और उन्होंने प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा यही लोग करते हैं। ठीक है, यू हैव टू बी क्लियर। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है, ओर है ये एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू व्हाट? ए टी, बी कॉटन, सी जूट। तो गोल्डन फाइबर ऑफ कोर्स जूट को कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। जूट से और देख लेना कि बिहार में कहाँ कहाँ मिलता है। ये सहरसा वाले ज़िले में, पूर्णिया वाले ज़िले में, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा, माफ़ करिएगा सहरसा नहीं, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है जूट का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं, वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन हो सकता है। जूट पानी के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, जिससे बोरा बनता है हम लोग का, बहुत कॉमन है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी साइंस में डील कर चुके हैं, ये क्वेश्चन इसका नहीं है पार्ट, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के अंदर लिया जाता है। मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देना चाहूँगी इसको कि विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज द चेंज इन पॉपुलेशन। आबादी में बदलाव किन वजहों से होता है? बर्थ, डेथ एंड मैरिज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो देखिए, पॉपुलेशन जो है ना मैरिज की वजह से भी होती है, लेकिन इसको हम ज्योग्राफी में नहीं पढ़ सकते, मतलब ये ज़्यादा रेडिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, शादी की वजह से ऑफ कोर्स पीपल माइग्रेट और जगह की पॉपुलेशन बदलती है, तो मैरिज एंड माइग्रेशन बोथ कैन बी करेक्ट ओवर हियर, बट माइग्रेशन जो है ये ज़्यादा ऑप्टिमम स्टेटमेंट है, मैरिज में माइग्रेशन आ जाती है, तो आप इसको ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये चेंज करते हैं पॉपुलेशन को। अगला प्रश्न फ्रेंड, द अनफेवरेबल ऑल्टरेशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज टर्म्ड एज। जब अनफेवरेबल ऑल्टरेशन बदलाव होते हैं, अनफेवरेबल जो कि नेचर के फेवर में नहीं हो, जो एनवायरनमेंट के साथ ऐसे बदलाव होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, कैटास्ट्रफी एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ पे अनफेवरेबल बोल दिया ना। अगर अनफेवरेबल नहीं होता, सिर्फ ऑल्टरेशन होता तो आप डिस्टर्बेंस कर देते, इसका आंसर करेक्ट, लेकिन इनमें अनफेवरेबल बोला है, मतलब नुकसान हो रहा है, तो सबसे ऑप्टिमम क्या सूट कर रहा है? डिग्रेडेशन। ठीक है, और कैटास्ट्रफी में ह्यूमन हमेशा जरूरी नहीं है एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, कैटास्ट्रफी में नेचुरल एक्टिविटीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों होती है। मोस्ट लाइकली नेचुरल एक्टिविटी की वजह से कैटास्ट्रफी आती है, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई लैंडस्लाइड हो गई, ऑल्दो उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। ठीक है, बट मोस्ट केसेस में कैटास्ट्रफी नेचुरल इवेंट है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, द ब्लैक लंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद। इस बीमारी को अच्छे से रिसर्च करके जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है फार्मर, बी कोल माइनर्स, सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका सही जवाब है कोल माइनर्स के अंदर होता है ये। ठीक है, जो लोग कोल माइंस के आसपास काम करते हैं, इसको उन लोगों को कोल की डस्ट को इनहेल कर लेने की वजह से उनके फेफड़ों में तकलीफ आ जाती है। इसको ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, और तो और CWP बोलते हैं, कोल वर्कर्स न्यूमोनोकोनियोसिस। CWP कोल वर्कर्स, पी से न्यूमोनोकोनियोसिस। ठीक है, एक और नाम है इसका ब्लैक लंग डिजीज का। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, व्हाट इज ऑयल स्लिक। ऑयल स्लिक क्या है? ये बॉइल्ड ऑयल है या कुक्ड ऑयल है या थिन फिल्म ऑफ वाटर, थिन फिल्म ऑफ ऑयल इन सी वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स सी। समंदर के पानी में ऑयल की पतली सी फिल्म बन जाती है। ये अक्सर तब होता है जब कोई शिप जो कि ऑयल कैरी कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाए या स्पिल हो जाए ऑयल किसी तरह से। ठीक है, तो ये अक्सर इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है।
ये फिर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ये साइंस के वीडियो में डिस्कस होगा कि WWF का एनिमल सिंबल क्या है। ये जायंट पांडा है, मैं फिर भी बता दूं एक बार ही आपको। ये सारे क्वेश्चन डिस्कस्ड है। यस, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम दिस वीडियो, ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट। ओजोन होल्स कहाँ पे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है? इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कैप्रिकॉर्न पे, मोर या नन? ये सारे ऑप्शंस गलत है। इक्वेटर पे भी नहीं है, कैप्रिकॉर्न पे, कैंसर पे भी नहीं है। अंटार्कटिका में हम सबको पता है अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बड़ा होल है, तो वो होल जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सदर्न हेमिस्फीयर में, अंटार्कटिका पे, इसलिए ऑप्शन होगा ई, नन ऑफ द अबव। एक और क्वेश्चन था ज्योग्राफी से ही, करंट ज्योग्राफी का मिक्सचर कह सकते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में थी। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कि गोवा में? तो सही जवाब है ये गोवा में लोकेटेड है। तो आपको लग सकता है महावीर से कि राजस्थान होगा, बट नहीं, ये गोवा में है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक और पार्ट कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस का। अभी एक आध पार्ट और आएगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। ये अच्छी बात है आपके लिए तैयारी करना आसान हो रहा है, मजबूत हो रही है तैयारी। जितनी ज़्यादा PYQs करेंगे आपके अभी एग्जाम में जाकर के सही क्वेश्चंस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रैक्टिस मोर सो दैट यू परफॉर्म वेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।